आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, जो ये इंसानी ज़िंदगी है ना, ये हर हाल में अव्वलीन है। हम सभी ये चाहते हैं कि एक उम्दा और सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें, लेकिन कई बार कई ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो अमराज की शक्ल इख्तियार करके हमारी इस ख्वाहिश के दरमियान एक दीवार के रूप में आ जाती हैं और इसे मुकम्मल नहीं होने देती। वैसे अगर बीमारियों की हम बात करें तो दुनिया में बेशुमार बीमारियां मौजूद हैं जिनका ख़तरा इंसानी ज़िंदगी पर हमेशा मंडराता रहता है, लेकिन कदीम ज़माने से कुछ अमराज ऐसे हैं जो इंसानी ज़िंदगी के साथ जो है वो आज भी जुड़े हुए हैं और जदीद दौर में भी ये हमें मुतासिर करते हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा करते हैं। आज के हेलो डॉक्टर के इस ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे एक ऐसे ही मर्ज़ की। हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ये कहा जाता है कि कदीम दौर में ये जो बीमारी थी, ये जो मर्ज़ था, इसका कोई इलाज नहीं था। अगर किसी इंसान को ये मर्ज़ हो जाता था तो वो मौत के मुहाने तक पहुंच जाता था, लेकिन जदीद दौर में खुशखबरी ये है कि इसका इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। वैसे देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस आम तौर पर फेफड़ों को मुतासिर करता है, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, सर उठा सकता है। अगर इसकी अलामात की हम बात करें तो थकन महसूस होना, बुखार होना, भूख ना लगना, वज़न बढ़ जाना या बहुत दिनों तक खांसी होते रहना। तो नाजरीन, आज के इस ख़ास शुमारे में हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को, जिनसे जानेंगे हम ट्यूबरक्लोसिस से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल लेंगे और करेंगे कई सवालात। अगर आप भी हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना सवाल पूछिए। ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े कई सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, ये तो आप जानते ही हैं कि रोज बरोज बढ़ती आलूदगी हमारे खराब और बेतरतीब तर्ज जिंदगी और गैर सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करने के सबब हमें मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाहिक रहता है। इनमें से कुछ बीमारियां मुतादी यानी एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाली होती हैं और इसमें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी सबसे आम है। उर्दू में इसे तपेदिक कहा जाता है और उर्फ़े आम में टीबी के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक किस्म का इन्फेक्शन है जो जरासीम के सबब होता है। टीबी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है और जब इसका मरीज खांसता है तो हवा के जरिए उसके बलगम में मौजूद टीबी का बैक्टीरिया सांस के जरिए दूसरे शख्स तक भी पहुंच जाता है और इस तरह वो भी टीबी से मुतासिर हो जाता है। टीबी के जरासीम जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकते हैं, जैसे गुर्दे, रीढ़ की हड्डी, दिमाग और कमर वगैरह, लेकिन 80% मामलों में ये बीमारी फेफड़ों को मुतासिर करती है। टीबी की दो किस्में होती हैं, एक मख्फी या पोशीदा तपेदिक जो एक से दूसरे को नहीं लगता, दूसरा असल तपेदिक जो मुतादी होता है यानी एक से दूसरे को लग सकता है। खास बात यह है कि टीबी का बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में बरसों तक खामोश या ख्वाबीदा हालत में रह सकता है और जैसे ही किसी शख्स की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये बैक्टीरिया हमलावर हो जाता है। असल में तपेदिक या टीबी होने की बुनियादी वजह ही इम्यूनिटी का कमजोर होना है। अगर किसी की इम्यूनिटी पहले से ही किसी बीमारी की वजह से कमजोर होती है तो इस सूरत में टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पैदा हुए और 4 साल से कम उम्र के बच्चों, HIV से मुतासर अफराद, वो लोग जिनका दिफाई निज़ाम डायबिटीज, गुर्दों के नाकारा हो जाने या किसी और वजह से कमजोर हो गया हो, जो लोग गुज़श्ता 2 साल में टीबी का शिकार रह चुके हों और टीबी के मरीजों के करीब रहने वाले अफराद में इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। टीबी की अलामात का दारोमदार इस बात पर होता है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा इससे मुतासिर हुआ है। उमूमन टीबी के जरासीम फेफड़ों को निशाना बनाते हैं। इसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी की वो शक्ल है जब फेफड़ों के अलावा जिस्म का कोई और हिस्सा इससे मुतासिर होता है। ताहम टीबी की ये दोनों अक़साम एक साथ भी पाई जाती हैं। आमतौर पर टीबी की अलामात में बुखार, जिस्म पर कपकपी तारी होना, भूख न लगना, सोते हुए पसीने में डूब जाना, वजन में कमी, थकान, खांसी के साथ खून आना,
सीने से सीटी की आवाज आना शामिल है। काबिल गौर है कि टीबी 100% काबिल इलाज बीमारी है और इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। लेकिन इसमें एक बात निहायत अहम है कि टीबी के इलाज को कभी नामुकम्मल या अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका पूरा इलाज करें ताकि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। हुकूमत की जानिब से इसका मुफ्त इलाज भी दस्तयाब है। इसके अलावा टीबी और इसके इलाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के लिए हर बरस 24 मार्च को टीबी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद इस बीमारी के हमारी सेहत, मुआशरे और मईशत पर पड़ने वाले खतरनाक असरात के तई लोगों में आगाही पैदा करना है, ताकि दुनिया के हर हिस्से से इस मोहलिक मर्ज का खात्मा हो सके। फरहान, हमने अभी इस रिपोर्ट में देखा कि किस कदर जो टीबी है ये हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकती है, और ये भी बताया गया कि 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी मनाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेदार हो सकें। और ये भी कहा जाता है फरहान कि जो जितने भी जो मुल्क हैं जो टीबी से मुतासिर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुल्क हैं उनमें से अव्वल नंबर पर हमारा जो मुल्क है वो आता है। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमारा जो माशरा है, हमारा मुल्क है, हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टीबी की तादाद है, लोग टीबी की जद में आ जाते हैं। टीबी की जद में आ जाते हैं। एक चीज़ ये भी है समरीन यहाँ पर कि बहुत लोग इसको पहचान नहीं पाते। जो इसकी अलामात हैं, लोग सोचते हैं कि ये थकान भी हो सकती है, ये किसी और वजह से बुखार आ रहा है, या कमज़ोरी, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है तो वज़न गिरता जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। लेकिन नहीं, अगर बहुत सारी चीज़ें हमें 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही हैं, हमें बुखार 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है, रात में हमारा वज़न गिरता जा रहा है, या फिर हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खांसी हमें हो रही है या बलगम हमें हो रही है, तो ये टीबी हो सकती है और इसको डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराना चाहिए, इसकी जांच कराना चाहिए। तो नाजरीन, आज के इस ख़ास पेशकश जो टीबी पर बात हो रही है, हम आपके सामने लेकर आए हैं ये ख़ास पेशकश। और आज इस पेशकश में जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे टीबी के बारे में, कैसे टीबी को पहचानें, कैसे उसका इलाज करें। और ख़ास बात ये, मैं भी अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि टीबी का मुकम्मल इलाज करें। तो अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं यहाँ पर। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर देश दीपक। डॉक्टर देश दीपक सीनियर फिजिशियन हैं, पल्मोनरी डिपार्टमेंट भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। उसके अलावा हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अश्वनी। डॉक्टर अश्वनी सीनियर फिजिशियन हैं हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन है समरी। जी 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 डॉक्टर अश्वनी। जी, और यहाँ पर एक आपका ख़ास डॉक्टर जो मौजूद हैं जो बताएंगे किस तरह से जो ऑर्थोपेडिक्स में टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हड्डी में टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कैसे इलाज करें, तो उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सतीश कुमार। डॉक्टर सतीश कुमार सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा मैं यहाँ पर देश दीपक साहब आपसे। ये प्रोग्राम टीबी पर हो रहा है, टीबी पर बात हो रही है। टीबी क्या है सभी लोग जानते हैं, कैसे टीबी मुतासिर करती है ये भी जानते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट के नज़रिए से उसकी जो बात है उससे हम जानना चाहेंगे कि क्या है टीबी, किस तरह से किसी भी इंसान को जद में लेती है और कैसे उसे पहचाने। डॉक्टर देश दीपक जी। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बहुत पुराने टाइम से इंसानों को मुतासिर करती है। जी डॉक्टर। और ये इवन जो पुरानी इजिप्शियन ममीज़ हैं उनमें भी पाई गई है। ये एक खास कीटाणु से होती है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ओके। और ये शरीर के, जैसा आपने कहा, बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकती है। जी डॉक्टर। जिसमें कि फेफड़े जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिसको काफ़ी हद तक ये डैमेज कर सकती है। ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जैसा कि अभी आपने बताया कि करीबन 1/4 जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितनी ट्यूबरकुलोसिस है उसमें से 1/4 हमारे देश में है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये चीज़ आपने बताई कि 1/4 हमारे देश में, हमारे मुल्क में मौजूद हैं इसके पेशेंट। तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? क्या खान पान में कमी है? क्या हम अवेयर नहीं हैं? क्या हमारी और बहुत सारी कमियां हैं जो हमें, इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होती जा रही है? इसकी ख़ास क्या वजह है डॉक्टर देश दीपक, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। उसमें देखिए, एक बात तो हमको सबसे पहले ये समझनी होगी कि हमारे देश की आबादी, जी, हम जो पूरे देश की, जितने पूरे संसार की, विश्व की आबादी है, हम उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो अगर हमारे देश में 140 करोड़
लोग बसते हैं, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो हमारे देश में भी ज़्यादा होगी। जी डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की इम्यूनिटी कम है, जी। लेकिन कुछ और चीज़ें जैसे ओवर क्राउडिंग, जी जी जो जहाँ पे भीड़ भाड़ का ज़्यादा जी, जी। होना, जहाँ पे कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, जी। क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जी, जी। ये एक व्यक्ति से दूसरे को होती है, खांसने से जो कीटाणु होता है वो हवा में आ जाता है जी और सांस के जरिए दूसरे में चला जाता है। तो जहाँ पे भी भीड़ होगी, जहाँ पे वेंटिलेशन पुअर होगा। अच्छा, वेंटिलेशन इसमें एक बड़ा रीजन है। ओके। वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जी, जी। तो पुअर वेंटिलेशन, और अगर एक आप ये मानिए कि अगर आपके शरीर में कोई जिस्मानी कमी है, जी। कोई खाने की कमी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जी। है, या इम्यूनिटी कम हो गई किसी भी कारण से, किसी और बीमारी की वजह से ओके। या किसी दवाइयों की वजह से, राइट, तो भी ये हमको मुतासिर कर सकता है। मुतासिर कर सकती है। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर अश्वनी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने ये सुना भी है, आंकड़े भी बताते हैं कि दुनिया के जो 10 बड़े अमराज हैं उनमें से एक जो ये मर्ज है टीबी का, वो मौत का एक बड़ा कारण या वजह बन सकती है। और लोगों को इस बीमारी का, इस मर्ज का बहुत बाद में पता चलता है, लोग शुरुआत में ध्यान नहीं भी देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आजकल जो जदीद दौर है इसमें किस तरीके के लोगों को ये ज़्यादा मुतासिर कर रही है? वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन आपके पास जो मरीज़ आते हैं वो किस एज ग्रुप के ज़्यादा आते हैं? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस चूँकि बीमारी धीरे धीरे फैलती है, अपने साइन सिम्टम धीरे धीरे आते हैं, जी। और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, या सीजन में है, खांसी का सीज़न है, जुलाई अगस्त सितंबर है, तो सोचते हैं तो नॉर्मल वायरल खांसी है। जी। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, जहाँ पे कि टीबी का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए खांसी को लेके बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऐसी ट्यूबरकुलोसिस है जो आपको तो नुकसान करती है, सोसाइटी को भी नुकसान करती है। ये यही एक ऐसी टीबी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। तो इसका सिम्टम तो पहले अगर खांसी है तो उस व्यक्ति को 1 हफ्ते से ज़्यादा, हमारे जो गाइडलाइन है कहती है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। लेकिन अगर क्लिनिकली मैं डे टू डे प्रैक्टिस में देखूं तो जो जनरल खांसी होती है, वायरल खांसी होती है, हम कहते हैं कि ये 4 दिन 5 दिन की दवाई लीजिए, अगर नहीं ठीक होता है तो दोबारा रिपोर्ट करिए। तो अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में ज़रूर रहिए, क्योंकि उस समय में बहुत ही हाईली सस्पिशियस है कि आपको साथ में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन चल रहा है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये आपका फिजिशियन ही बता पाएगा कि फर्दर और क्या टेस्ट करना है। जनरली हम शुरू में तो एक्सरे वगैरह कुछ नहीं कराते हैं, सोचते हैं कि ठीक है सीजन है तो खांसी है पेशेंट को, लेकिन अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जी जी। और रही बात जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया, शरीर के किसी भी अंग को ये प्रभावित करती है। जी। तो कई बार क्या होता है कि पल्मोनरी में तो आपको खांसी आ जाती है, कई बार आदमी को बुखार होता है, उसको बोलते हैं कि ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहा है। जब आपकी ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है तो 2 तरह से होता है। जी। एक ब्रेन का पैरेन्काइमा होता है तो उसमें गांठें बन जाती हैं टीबी की वजह से। दूसरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मेनिंजेज को, जो आपके ब्रेन के ऊपर झिल्ली होती है, तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो जब भी अभी किसी भी मरीज को हम देखते हैं कि हफ्ते 10 दिन से उसको बुखार है, वजन कम हो रहा है, उसके बाद सीधे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, घर वालों से ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसका ब्रेन इफेक्ट हो गया है। अच्छा। और टीबी के इलाज में सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि कोई भी एक अंग हमें मिलता है तो दूसरे अंग को भी साथ में देखना होता है। जैसे हमने देखा कि फेफड़े की टीबी है, खांसी है आदमी को, ये टीबी हमें मान लिया कि उसको स्पुटम पॉजिटिव हो गया, तो हम क्या करते हैं, स्पुटम के अलावा दोबारा हम एब्डोमेन को भी स्क्रीन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति में डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस एक होता है कि आपके इसके पेट को भी इफेक्ट किया हुआ है, लंग को इफेक्ट किया हुआ है, तो उसके साथ दोनों ऑर्गन को हम रूल आउट करते हैं। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट दोनों का उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं। उसी हिसाब से आप स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। और एक चीज़ और समरीन मैंने देखा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कितना बहुत सीरियस रहने की ज़रूरत है। अगर टीबी का इलाज चल रहा है तो ये नहीं है कि आप दवाई खा रहे हैं और खांसी आपकी ठीक हो गई या नहीं ठीक हुई तो आपने वेट करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको अपनी जांच करानी है और ये देखना है कि जो टीबी है वो आपके और जो दूसरे ऑर्गन है उनको मुतासिर तो नहीं कर रही है। ऑर्गन की बात हो रही है मुतासिर होने की, यहाँ पर एक और चीज़ है जो टीबी अक्सर देखी गई है और डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, बहुत सीरियस बात है वो है बोन टीबी। यहाँ पर मैं डॉक्टर सतीश आपके पास आना चाहूँगा, और हड्डी की टीबी क्या होती है, किस तरह से वो किसी भी इंसान को हो सकती है, और बहुत ही ख़ास चीज़ कि उसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो क्या हैं डॉक्टर सतीश? जी,
ये जैसे कि डॉक्टर दीपक और डॉक्टर अश्विनी ने बताया, जो ट्यूबरकुलोसिस है ये इसके फैलने के 2-3 तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली हो जाए कि लंग्स के थ्रू चली जाए जी। दूसरा ऐसा है कि जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू चला जाए। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रॉम सम अदर सिस्टम से जी। इट कैन गो टू द अदर, जैसे मेजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस हो जी 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 गई या डॉक्टर साहब। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो गई। जी जी सर। पर इस जो बोन्स की ट्यूबरकुलोसिस है वो यूजुअली या तो उन लोगों में ज़्यादा होती है जैसे कि कोई इम्यूनिटी कम हो गई किसी वजह से, जी जैसे HIV के केसेस हैं, हेपेटाइटिस के हैं, जी HCV के केसेस हैं। जी। तो ऐसे केसेस में उनकी ऑलरेडी या माइल न्यूट्रिशन है, हमारे रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है। जी जी तो उन केसेस में जी पल्मोनरी रूट से जाने के बाद जी वो किसी भी हड, जैसे सबसे ज़्यादा डॉर्सोलम्बर स्पाइन हम मेडिकल टर्म में बोलते जी। हैं, वहाँ पर ज़्यादा होती है। पर जी। जिन केसेस में हमें जी। इम्यूनिटी कम होती है पेशेंट की, उसमें मल्टीपल लेवल पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ओके। और उसके साथ साथ ऐसा होता है कि जो हमारे जो लूज एरिया है कुछ एब्डोमेन में, कुछ थाई में, तो जी। वहाँ बड़ी मात्रा में पस बन जाती है, जी जो कि पेशेंट खुद कंप्लेन करने लगता है कि मेरे को इतने दिन से पहले बुखार आ रहा, फिर जी। चलने में वीकनेस हुई, लाइक कमजोरी, चला जी। नहीं जा रहा, जी जी और स्वेलिंग है कई जी। एरिया थाई में या इंग्वानल रीजन में जी। या एब्डोमेन में। जी। तो ये ज़्यादातर ये सिम्टम्स। तो ये सारे अलामात हैं, इसमें अगर आते हैं सामने तो डॉक्टर के पास जाना डॉक्टर के चाहिए। पास यहाँ पर एक कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है हमें? जी जी बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें। बहुत आपका स्वागत है, बहुत खैर मकदम प्रोग्राम है। कमजोरी महसूस हो रही है, मतलब चक्कर भी आता है। अच्छा, चक्कर आता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और आपको शुगर की हमारा हो गया था 6 साल से भर्ती थे, अब तो मैं 210 हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका सवाल क्या है? ये तो सारे आपकी प्रॉब्लम है, सवाल क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं, खांसी आती है या कमजोरी होती है? खांसी आ रही है, आपने जांच कराई इसकी, दिखाया डॉक्टर को? हाँ दिखाया था। ओके ओके। डॉक्टर देश दीपक आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप किस तरह से इन्हें हिदायत देना चाहेंगे, किस तरह का मशवरा देना चाहेंगे प्रोग्राम? जी, तो इमरान साहब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको जो खांसी है वो कितने अरसे से है? 2 हफ्ते से बता रहे हैं। तो 2 हफ्ते से खांसी है, साथ में आपके बलगम आता है कि नहीं आता है? हाँ बलगम भी आता है, बलगम आता है, नहीं आता है, इससे सादा है। कमजोरी हमको बहुत लग रही है। जी, कमजोरी है, बुखार भी है आपको? बुखार लगता है, लेकिन लगता डॉक्टर है, के पास जी। जाके कहता है बुखार नहीं जी, है। 50 तो से देखिए है इनकी। ये जो लक्षण है, आपकी उम्र जो है अंदाजन 50 साल के आसपास है और आपको 2 हफ्ते से अधिक से आपको खांसी आ रही है, बुखार लगता है और बल्कि 1 महीना से ज्यादा हो रहा है। 1 महीना से, तो आपको देखिए आपको तुरंत अपने नज़दीकी जो भी मेडिकल केयर है वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे वो आपके बलगम की जांच करेंगे। ये एक बात मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कह रहे हैं या जो फेफड़ों की टीबी है, उसको डायग्नोज करना बाकी ऑर्गन्स की टीबी से आसान है, क्योंकि ये जो बलगम आता है इसमें हम कीटाणु को देख सकते हैं। तो कीटाणु को एक स्पेशल स्टेनिंग के मेथड से हम लोग देख सकते हैं और आजकल तो जो नई टेक्निक है उसमें तो हम इसका एक मॉलिक्यूलर टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि आपके बलगम में टीबी का कीटाणु है कि नहीं। जी। तो जैसा ये बता रहे हैं इमरान साहब, इनको तुरंत अपने नज़दीकी डॉट सेंटर में जाकर अपने बलगम की जांच करानी चाहिए जी। और वहाँ पे अगर उसमें टीबी का कीटाणु पाया गया तो आपको जो हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है उस हिसाब से आपको इलाज मिल जाएगा। और ओके जी, मोहम्मद इमरान साहब, उम्मीद है जो डॉक्टर ने आपको बातें बताई हैं, मशवरे दिए हैं, उन पर आप अमल करेंगे और अपनी जांच कराएंगे और उम्मीद है हमारी ये नेक ख्वाहिशात हैं आप ठीक हो जाएंगे। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। जी। अच्छा डॉक्टर देश दीपक, मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियों में से लीडिंग कॉज है टीबी। तो ये टीबी के इलाज के लिए क्या दवा है, कोई कोर्स है इसका? और अगर ये कोर्स है और तो ये कितने दिन का है? अगर कोई इंसान, कोई मरीज़ जो है इस कोर्स को बीच में ब्रेक कर दे, स्किप कर दे दवाइयाँ, तो क्या उसे ये कोर्स दोबारा से करना पड़ेगा? बहुत अहम सवाल है। टीबी जो बीमारी है इसमें यही परेशानी है।
देखिए, आमतौर पे ज़्यादातर जो हम देखते हैं जो बीमारियां होती हैं, सर्दी ज़ुकाम जो दूसरे होते हैं, उनमें 5 दिन 10 दिन 2 हफ्ते दवा लेके हम लोग ठीक हो जाते हैं। जी। टीबी का जो इलाज है वो अभी का कम से कम 6 महीने का इलाज है। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि हम 2 महीने में आपका इलाज कर देंगे, तो वो सच नहीं है। ओके। तो टीबी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ मानते हुए भी कम से कम 6 महीने का इलाज है, पर हाँ ज़्यादा भी हो सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गन आपका मुतासर हुआ है। ओके। और ये जो 6 महीने का इलाज है, कोई भी किसी भी इलाज को 6 महीने लेना आसान नहीं है। तो 6 महीने तक आपको एक तो रेगुलर लेना होता है। जी। तो रेगुलर में हो सकता है कि आपको रोज दवा खानी हो, ओके। या कुछ अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कि ऑल्टरनेट डे खानी होती है, हफ्ते में 3 दिन खानी होती है। जी। लेकिन रोज आपको दवा खानी है, जिस डोज में आपको बताई गई वो डोज खानी है, जितनी दवाएं बताई गई। आमतौर पे अमूमन जिसको हम फर्स्ट लाइन थेरेपी बोलते हैं, उसमें 4 दवाइयों से इसका इलाज किया जाता है। ओके। देखिए, बहुत अनेक वर्षों की रिसर्च और स्टडीज़ के बाद पता चला कि इससे कम दवाइयों से जब हम इलाज करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। ये टीबी का जो कीटाणु है वापस से आ जाता है। वापस से आ जाता है। तो इसलिए 4 कारगर दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट होता है, जिसको आपको लेना होता है। पहले 2 महीने 4 दवाइयाँ चलती हैं, फिर 4 महीने 2 दवाइयाँ चलती हैं, ओके। या 3 चलती हैं आजकल। ओके। तो उसमें ये कम से कम सबसे छोटा ट्रीटमेंट है। जी। अगर कोई व्यक्ति इसके इलाज को बीच में छोड़ देता है, एक आध दिन छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया किसी कारण, वो हो सकता है कि कोई लापरवाही की वजह से हो, दूसरा कारण हो सकता है कि भाई आपको दवाई सूट नहीं करती, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम ये नहीं लेंगे, या आपने उसकी डोज को कम कर लिया खुद ही। तो ये सब नहीं करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि इस दवा से हमें ये दिक्कत हो रही है, वो उसका हल बताएंगे। या तो कोई दूसरी दवा देंगे या उसका एडजस्ट करेंगे आपके लिए, और प्लस पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का जो मतलब ये है कि कम से कम 6 महीने रेगुलर लेनी है, प्रॉपर डोज में और प्रॉपर टाइम। ये आपने 6 महीने की बात करी है, इलाज की बात करी है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत कारगर चीज़ें बताई हैं, मैं समझता हूँ। एक चीज़ और है इसके इलाज में जिसका बहुत ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो है डाइट प्लान। तो डाइट प्लान में किस तरह के अमल होने चाहिए, किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा सा ये बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि जब तक टीबी की कोई कारगर दवाई नहीं थी जी, 1945 के करीबन इसकी पहली दवाई आई स्ट्रेप्टोमाइसिन के फॉर्म में। उससे पहले भी 50% लोग ठीक हो जाते थे बिना दवाई के। वो किस बेसिस पे होते थे? जिसको हम सैनिटोरिया ट्रीटमेंट कहते थे। जी। यानी कि जब एक अच्छा हवा पानी, अच्छी डाइट, रेस्ट मिलता जी, तो वो आज की डेट में भी वो इम्पॉर्टेंट है। कि मरीज को प्रॉपर डाइट मिले। आमतौर पे हम देखते हैं कि टीबी उन्हीं लोगों को मुतासिर करती है जिनका की न्यूट्रिशन पुअर है, जैसा डॉक्टर सतीश ने भी कहा। तो डाइट, एक बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है, जिसमें कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी मात्रा ज्यादा हो। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि टीबी का एक नाम थाइसिस भी है जी, जिसका मतलब होता है कंजम्पशन। तो ये क्या करती है कि शरीर के अंगों को खाती चली जाती है, तो इसलिए प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होता है। ये कहा जाता है कि प्रोटीन की डाइट की जरूरत है। अच्छा, जो लोग नॉनवेज नहीं लेते उनके लिए किस तरह की बात कहना चाहिए? आजकल बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेस, दालें, सोयाबीन, मशरूम, पनीर, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉनवेज नहीं ले सकता है तो वो कुछ नहीं ले सकता है, बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो, कर रहे थे। जी जी, बताइए, आपकी आवाज मिल रही है हमें। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। हाँ सर, मेरा बेटा उधर। हेलो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जी जी, आदाब। हाँ, ये कम वैल्यू में रखूंगा, मैं टीवी को कम वैल्यू करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, मैं ये बिजवाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए अपना सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा बेटा उधर पढ़ रहा था, हरियाणा में पढ़ रहा था, वो अच्छा। MBA कर रहा था। जी जी। हाँ सर जी। फिर उसने 1-2 साल गुजारे वहाँ। फिर उसने वैसे वो ठंडा, वहाँ गर्मी होती थी, ठंडा कुछ ज्यादा किया, वो गर्मी भी ज्यादा, वो यक पीता था, वो सारी चीजें खाता था। फिर उसका छाती में प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अच्छा। इसको 5, 8, 10 साल हो गए सर। अब दवाई भी देते हैं, श्रीनगर भी उसकी हॉस्पिटल को दिखाया, वहाँ डॉक्टर साहब ने वो दवाई दी,
दवाई छोड़ता है उसको फर्क होता है, दवाई छोड़ता है 5-8 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम उसका असर होता है। अच्छा। वो मतलब इसका वो बलगम वलगम होता है। अच्छा, वो अच्छा। नाक में वो मतलब होता है, मतलब बलगम वलगम होता है, वो प्रॉब्लम हमें बहुत सर मसला है। ओके, किसी का इलाज कोई न कोई दे। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर अश्वनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो आप किस तरह की यहाँ पर एडवाइस करना चाहेंगे, क्या राय रहेगी आपकी? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। जो मरीज है उसका एज 35 ईयर्स है, जो कि ऑलरेडी एक प्रिवेलेंट ग्रुप है और हाई रिस्क ग्रुप है हमारे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस के लिए। दूसरे ये रिस्क फैक्टर ये है कि बच्चा जो है पढ़ाई करता है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में रहता है, हो सकता है हॉस्टल में भी लोगों के साथ रहता हो, क्लासरूम में भी लोगों के साथ रहता हो, ट्रेवल भी करता हो जी। तो सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा दिनों से बीमारी है तो उसको कॉमन टेस्ट कुछ होते हैं जो टीबी के भी हो सकते हैं, अगर उसको बलगम आ रहा है चाहे कमजोरी आ रही है जी, तो उस हिसाब से हमें उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे कॉमन है, अगर उसको बलगम आ रहा है या खांसी आ रही है तो प्राइमरी हम क्या करते हैं, पहले बलगम की टेस्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी। अगर उसमें कुछ नहीं लगता है तो सेकेंडरी में हम जाते हैं कि एक्सरे करके देखना चाहते हैं। अच्छा। कई बार क्या होता है कि मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस जो है जी, वो बलगम में नहीं ग्रो करता है, ब्लड के थ्रू ग्रो करता है, तो उसके छोटे छोटे लंग में नोड्यूल दिखते हैं जी। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम है तो उसको जरूर ही अपने जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एक बार डॉक्टर साहब से मिलें जी, और अपना कंप्लीट टेस्ट कराएं। अभी एज तो 35 ईयर्स है, तो इस एज में जो टीबी होती है जी, आपके शरीर में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है जी, तो रिकवरी कोई कोमोर्बिडिटी नहीं होती है, जैसे डायबिटीज़ शुगर जनरली इस एज में नहीं होता है, या किडनी की बीमारी नहीं होती है जी। तो जितनी जल्दी ये बीमारी डिटेक्ट होती है उसका इलाज उतनी ही जल्दी संभव है और शरीर उतनी ही जल्दी पिकअप करता है इसे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाती है उतनी जल्दी उसका इलाज होता है और आसान इलाज होता है। तो उम्मीद है कि आपने ये बातें समझी होंगी और इन पर आप अपना जो भी है अमल करेंगे। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर सतीश, आपकी तरफ आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्पाइनल टीबी आखिर क्या है। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताइए, और किस हद तक ये डैमेज कर सकती है किसी को, और ऑपरेशन की नौबत कब आती है? जी, स्पाइनल टीबी में जब इसका एक बेसिक सा वो है रीजन के जब भी स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस में, तो उसकी 2 हड्डी रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होती है, ऊपर की और एक नीचे की। तो दोनों कोलैप्स होकर उनकी हाइट कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डैमेज बाय द बैक्टीरिया। तो उसकी वजह से एक डिफॉर्मिटी बन जाती है, जिसे कि मेडिकल टर्म में हम गिब्बस बोलते हैं। गिब्बस हो जाता है। जैसे ही गिब्बस बनता है उसके कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसकी नसों में और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आने लगता है। जैसे ही प्रेशर आता है तो उससे दोनों पैरों की कमजोरी आ जाती है, जिससे में मरीज उसकी वजह से चल नहीं सकता। और उसके बाद अगर कंटिन्यू रहा प्रेशर तो यूरिन और स्टूल का भी सेंसेशन चला जाता है जी, उसमें रिटेंशन हो जाता है, इनकंटीनेंस हो जाता है, स्टूल का पता ही नहीं चलता कि स्टूल आना है या नहीं आना। अच्छा। तो ऐसी हालत में हमें कुछ जांच करा के देख लेना है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है उसका, और एक्सरे के साथ साथ हम एमआरआई भी कराते हैं उसमें, और डायग्नोज करके फिर देखते हैं कि उसको डिकम्प्रेस किया जाए और फिक्स किया जाए, क्योंकि 2 वर्टिब्रा जब डैमेज हो गए हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। जो उनकी एनाटॉमिकल जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी नहीं रहती जैसे पहले नॉर्मल थी। तो उनको सही दिशा में लाने के लिए उस स्टेज में ऑपरेशन किया जाता है। तो इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है अगर सही स्टेज पे सही ऑपरेशन कर दिया जाए। आपने ऑपरेशन की बात की डॉक्टर सतीश, यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ही एक हल है क्या दवाओं के सहारे भी उसकी जो बीमारी है ठीक हो सकती है? ये हमारा क्लिनिकल एक्यूमेना एंड कुछ डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को ऑपरेट किया जाए। ओके। हम एज पर भी, क्या एज फैक्टर भी आता है उसमें? उसमें आता है कि पेशेंट अगर ऑलरेडी टीबी की दवाई ले रहा है जी, 3 से 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए और इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वीकनेस पैरों की, तो उसमें बहुत जरूरी है कि उसको ऑपरेट किया जाए। ओके ओके ओके। ऑपरेशन के बाद कामयाब है? कितना कामयाब है ऑपरेशन? 100% कामयाब। यानी कि उम्मीदें पूरी हैं, अगर ऑपरेशन हो जाता है तो ठीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। लास्ट में कभी एक बिहार की लेडी थी, मैं ऑपरेट कराया था, उसको बताऊंगा कभी। और दूसरा ये है कि उसके साथ साथ
अगर गिब्बस हमारा डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट आगे को झुक कर चलने लगता है, तो उसको करेक्शन के लिए फर्दर कॉर्ड को डैमेज होने से लिए बचाने के लिए उन लोगों में भी ये किया जाता है ऑपरेशन। जी जी, तो चलिए इसी के साथ डॉक्टर सतीश, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी 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 जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। हमारा ये है कि हमको आप थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ कम मिल रही है। जी जी मैं चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया तो हमने ट्रीटमेंट लिया जी, और ट्रीटमेंट के बाद 1 मंथ के बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगी, मतलब बलगम से ब्लड आया। अच्छा। और ब्लीडिंग के बाद मैंने दवा कंटिन्यू रखी और उन्होंने कहा फिर थोड़ा लीवर में भी दिक्कत आई, लेकिन हमने दवा चालू रखी। अब ट्रीटमेंट होने के बाद हम फिट हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा आप टीबी आपको नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि मेरे शरीर में गांठें बन रही हैं। अच्छा, ये दिक्कत आ गई है जी। तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? अब हम उनको दिखाया तो वो कहते हैं कि फैटी एसिड की खाइए ट्रीटमेंट, गांठें नहीं जा रही हैं। अच्छा, गांठें नहीं जा मेरे रही। पूरे हाथ में मेरे पेट पे निकल रही दवाएं। अच्छा अच्छा, गांठें। डॉक्टर जी। दीपक, आपने सुन लिया इनका जी सवाल? जी जी, देखिए इस सवाल से हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बात कि टीबी का इलाज चलते हुए भी कुछ लक्षण रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पिछले कॉलर थे उनका भी ये सवाल था कि भाई टीबी का इलाज लिया लेकिन 5-7 साल बाद फिर भी उनको लक्षण है। तो क्या होता है कि टीबी कभी कभी फेफड़े को डैमेज कर देती है और उसमें गड्ढे बना देती है। तो वो जो गड्ढे होते हैं उनमें कभी कभी दूसरे कीटाणु जैसे कोई फंगस जो है वो वहाँ पे आ जाता है और उसके कारण ब्लड आने लगता है, या कभी कोई टीबी के कारण कोई नस खुल जाती है अंदर और उसके कारण ब्लड आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम टीबी का इलाज करते हुए उसका भी इलाज कराएं और उसके कारण को पहचानने की कोशिश की जाए। जी। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि टीबी के इलाज से इनके लिवर पे असर पड़ा, तो जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए लिवर की और यूरिक एसिड की जांच हम लोग रेगुलरली कराते हैं जो मरीज़ टीबी की दवाई ले रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब टीबी ठीक होने लगती है तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो उसके कारण शरीर में गांठें बढ़ जाती हैं। तो गांठों का बढ़ना के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है हमारे इम्यूनिटी का बढ़ना, पर दूसरा कारण हो सकता है कि टीबी का जो कीटाणु है वो ड्रग रेजिस्टेंट है। यहाँ पे हम एक दूसरे पहलू पे आ रहे हैं टीबी के, कि जो टीबी का कीटाणु है अगर उसमें पहले दवाई प्रॉपरली नहीं ली गई है, अगर दवाई बीच में छोड़ दी गई है या कम डोज में ली गई है, तो वो उस दवाई से रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा होता है कि आप दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ और लक्षण आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का है कि रेगुलर दवा खाते हुए भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो उन गांठों की आपको नज़दीकी मेडिकल सेंटर में जाके जांच करानी पड़ेगी और ये पता करना पड़ेगा कि इनका कारण क्या है। जी जी, तो ये जो गांठें आपकी जिस्म में हो रही हैं इसकी क्या वजह है, ये आपको पता करना होगा। डॉक्टर की सलाह लीजिए इसके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अश्वनी, आपकी तरफ आएंगे हम यहाँ पर। अगर घर में किसी को टीबी हो गई है और उनकी एज हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो क्या उनको भी टीबी होने के चांसेस हैं आगे जाकर? देखिए, जितने भी अगर एक आदमी को ख़ास तौर से अगर फेफड़े की टीबी हो गई है तो डायग्नोसिस से लेके और 15 दिन के ट्रीटमेंट तक जी हम ये एडवाइज करते हैं कि घर के बाकी छोटे बच्चे या जिनको साथ में बीमारी है जी, या बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या किडनी की बीमारी है जी, उनको विशेष रूप से उनसे दूर रखना होता है। अच्छा। क्योंकि ये चूँकि ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है, साथ में रहेंगे, जितने क्लोज रहेंगे मरीज के जी, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उससे इन्फेक्ट हो। ये जरूरी नहीं कि इन्फेक्ट होना और टीबी होना दो अलग चीज़ें होती हैं। जी जी, होता क्या है कि टीबी के कीटाणु सब में तो चले जाते हैं, अब क्योंकि हम लोग क्राउडेड है कंट्री है तो मैक्सिमम लोगों में टीबी के कीटाणु मिलते हैं। और ये टीबी के कीटाणु होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है
तो ये दोबारा एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। उस समय आपको जो है लक्षण आने लगते हैं, जैसे आपको क्लासिकल सिम्टम भी होते हैं ओके कि आपको बुखार रहने लगेगा, शाम को थोड़ा सा लगेगा कि हरारत रह रही है, अच्छा। रात में लगेगा कि पसीने हो रहे हैं, जी या आपको लगेगा कि ज़्यादा कमजोरी आ रही है या जी। आपका वजन कम हो रहा है। तो एक बार एक्सपोजर होने के बाद जी। जो हाई रिस्क ग्रुप है उनमें ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो। ओके तो उनके प्रति भी काफ़ी हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती जी। है और समय समय पे उनको चेक करना ज़रूरी होता है। जी। और साथ ही साथ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको ओके। प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो भी साथ में लोग रह रहे हैं, ताकि टीबी का कीटाणु जो है फ्लेयर अप ना हो पाए। राइट आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। ये कॉल आ गई है डॉक्टर अश्वनी, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी जी बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी बताइए, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। जी हमारी मम्मी को टीबी की गांठ है। अच्छा, टीबी की गांठ है। और ये उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उनके घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, तो क्या सवाल है आपका, ये हम जानना चाहते हैं। घुटनों का दर्द किस वजह से होता है? अच्छा, घुटनों के दर्द के बारे में आपको बात करनी जी, है। अभी तो हम डिस्कस किया है जी। अच्छा, मैं आपके पास आऊँगा डॉक्टर देश दीपक। उनका टीबी का इलाज तो चल रहा है, गांठें हैं उनके जिस्म में, लेकिन उनको अब जो मेन परेशानी हो रही है वो हो रही है घुटने के दर्द की, क्योंकि इलाज के दौरान उनको दर्द महसूस हुआ है। तो क्या ये साइड इफेक्ट है, कैसे इसको बताना चाहेंगे? तो उनकी आपकी माता जी की उम्र कितनी है? 35 ईयर्स नहीं, 35 तो कॉलर की है शायद। उन्हीं की आपकी है, मदर की पेशेंट कॉल की एज है। 35 साल है जी। ओके। तो देखिए, जैसा हमने पहले भी बात की कि कभी कभी टीबी की जो फर्स्ट लाइन दवाइयां हैं उनसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोड़ों में या घुटने में दर्द जो है वो टीबी की दवा के कारण ही है। जी। उसके और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी टीबी खुद जोड़ों को असर कर देती है। ओके। हाँ, तो ये कि क्या वो दवा के कारण है, जो काफ़ी लोगों में होता है, या वो किसी और कारण से है, जैसे एक बीमारी होती है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश बैठे हैं। और या क्या टीबी ने जॉइंट को असर कर दिया है, जिसको हम पॉन्सेट्स डिजीज बोलते हैं। ओके। तो इनमें से कुछ ये जो है ये आपके चिकित्सक बताएंगे आप। अच्छा, देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अश्वनी जी, बताइए प्लीज़। उसमें जो जोड़ों का दर्द है, उसमें पहले तो हमें ये देखना होगा कि जोड़ों का दर्द दोनों साइड में है, एक साइड में है। मतलब जो भी कोई सिस्टमिक डिजीज अफेक्ट करती है तो दोनों साइड को अफेक्ट करती है। अच्छा। अगर यूरिक एसिड से है तो थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि दोनों जोड़ आपके अफेक्टेड हो। अगर मान लीजिए टीबी की बीमारी हो तो जरूरी नहीं कि दोनों पैर की जॉइंट्स जो अफेक्टेड हो। मोस्ट लाइकली यूनिलेटरल है तो ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं, या उसमें स्वेलिंग है या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जी। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि टीबी होने से पहले ही आपके जोड़ों में दर्द था। ओके। तो उसके हिसाब से हमें दूसरे कारण भी देखने होते हैं कि हमें पेशेंट टू पेशेंट अप्रोच करना होता है। ये जरूरी नहीं कि टीबी की दवाओं से हुआ हो या उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। मरीज से बात करके, हिस्ट्री लेके और प्रॉपर एग्जामिनेशन करके हम एक क्लू पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, बिल्कुल आसान इलाज है। बस डॉक्टर से आप संपर्क करें, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से आपको संपर्क करना है और समझना है जो चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपने अपनी मम्मी के लिए सवाल किया है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो जो टीबी की दवाइयाँ खा रही हैं उसी से उनको घुटनों में दर्द है। डॉक्टर अश्विनी ने तो एक बात और बताई कि अगर दोनों घुटनों में दर्द है तो हो सकता है कि वो कोई यूरिक एसिड की वो हो, यूरिक एसिड की चीज़ हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेहद शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर सतीश आपकी तरफ आएंगे हम यहाँ पर। ये बॉर्न टीबी की बात मैं आपसे करूँगा। बॉर्न टीबी की क्या कोई एज है, किसी एज पे ख़ास एज में होती है, या कभी भी हो सकती है? बच्चों में होती है, बुज़ुर्गों में होती है, या जो लोग क्राउड में रहते हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारे देश में ये सभी एज ग्रुप में पॉसिबल है। ओके। और बॉर्न टीबी एक तो हमारा रीढ़ की हड्डी का हो गया। दूसरा जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स हैं बॉडी के, जो हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ओके। और इसमें आम पब्लिक को ये ध्यान रखना है कि रात को कभी सोते सोते उनकी गहरी नींद से अगर नींद खुल जाती है दर्द की वजह से जी, तो एक ये प्रिजम्पटिव साइन है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस होगा ये। अच्छा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई ये है। बहुत ज़रूरी देखना है। और दूसरा, उन लोगों में जैसे डायबिटीज़ है, बाकी और चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी सप्रेशन की, या HIV हो गया, SCV हो गया, जी,
और या मालनोरिस्ट हो गया, तो इन लोगों में ज़्यादा हो सकती है। सभी एज ग्रुप में अभी काफ़ी इसका एज का कोई ऐसा रीजन नहीं है, किसी को भी हो सकती है यहाँ पर जी। ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर हाइजीन दे प्ले द मेजर रोल। अच्छा, ये बहुत बड़े रीजन बताए आपने। इसमें कोविड के समय पर ये देखा गया कि ज़्यादातर हम लोगों ने सभी ने मास्क लगाया जी, गैदरिंग भी कम हो गई, हॉस्पिटल भी बंद हो गए, तो उस समय टीबी का स्प्रेड बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। गवर्नमेंट का डेटा था ये, कोई वैसा नहीं है, उन्होंने पता लगाया तो टीबी के काफ़ी कम केसेस हो गए बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड मास वेंटिलेशन। राइट। डॉक्टर सतीश, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम देखने वालों को आप कुछ अपना पैगाम दें, और ताकि वो टीबी के बारे में अवेयर रहें, उनको बीमारी ना हो, उनको टीबी ना हो, और जिन लोगों को हो वो जल्दी से ठीक हो जाएं। डॉक्टर सतीश जी, टीबी का एक सबसे बड़ा वो है कि ये लंग्स में ज़्यादातर होती है, और रीढ़ की हड्डी में या हिप जॉइंट या नी जॉइंट में जाएगी तो ये ना सोचें कि लंग्स में नहीं है। 15 से 20% केसेस में लंग में एसोसिएटेड रहती है, जिस समय हमारी जॉइंट्स की ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुई हो। और कुछ केसेस में ऐसा है कि हमारी गांठ, जैसे एक मेरे पेशेंट ने बताया कि गांठ हो गई गर्दन में या पेट में, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल गया। दूसरा ये स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, इवन हैंड्स के स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो होते हैं नी और हिप जॉइंट और स्पाइन है। और लास्टली इसमें एक और है, जब मरीज़ ज़्यादा बीमार हो जाता रहता है, या तो इरेगुलर ट्रीटमेंट है या किसी अनजाने वजह से रूरल एरिया से इलाज नहीं लिया, तो उसमें वो कहने लगते हैं नहीं इसका तो बीपी नहीं बढ़ रहा। उसमें होता ऐसा है कि कमज़ोरी नहीं जा रही किसी भी दवाई से। एक तो ये है कि उसमें रेजिस्टेंट हो गया होता है दवाइयों के, जो प्राइमरी स्टेज की या फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। दूसरा ये है कि एक हमारा दोनों गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वो इन्वॉल्व हो गई तो मोर्टेलिटी इज 60%। 60%, बहुत ये सीरियस बात बताई, ये सीरियस बात है जी जी जी। और या फिर कभी कभी ऐसे कहते हैं कि एपिलेप्सी हो रही है, हमारे बच्चे को दौरा पड़ता गया, किसी से इलाज नहीं आ रहा, वो टीबी का उसमें गांठ बन गई होती है ब्रेन में, वो ऐसे मैनिफेस्ट हो सकती है कि ऐसे एपिलेप्सी है। तो इनका ध्यान रखना चाहिए, सिम्टम कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो माहिरीन की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ जाना चाहिए। कुछ नहीं तो हमारा गवर्नमेंट का तो इतना अच्छा हुआ, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक चले जाएं तो ये सबसे बड़ी उनके लिए सहूलियत होगी कि अपना अर्ली जी जी स्टेज में ही डिजीज का पता इलाज। डॉक्टर अश्वनी, आपके पास आना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? जी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि टीबी जो है एक इलाज करने वाली बीमारी है, जिसका इलाज हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं। जी जी जी। हमें सिर्फ इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, और डॉक्टर की सलाह आप रेगुलर लेते रहें, अपने हिसाब से न डायग्नोसिस बनाएं, न ट्रीटमेंट बनाएं, न उसको छोड़ें। और दूसरा चीज़ ये है कि क्लिनिशियन के लिए भी है कि अगर किसी भी एक पार्ट में अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस मिलती है तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी हम देखने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि अगर हमें लंग में मिल गई तो अरे ये तो ट्यूबरकुलोसिस लंग का है, उसको ट्रीट करते हैं। बाकी हिस्सों को भी एक बार प्रॉपर एग्जामिन करें, और बाकी अंग को भी रूल आउट करें कि उनमें कहीं टीबी के निशान तो नहीं है, क्योंकि अगर उनमें टीबी के निशान हैं तो हमारी जो टीबी का इलाज है उसका ड्यूरेशन और ड्रग का सिलेक्शन भी चेंज हो जाता है। इस तरह से हमें मरीज को एक तरह होलिस्टिक देखना होता है कि इन्फेक्टेड है टीबी से, जी। तो हो सकता है कि इसका इलाज 6 महीना मिनिमम है, उससे ज़्यादा दिन भी करना पड़े। ओके। दूसरी चीज़ पब्लिक को ये बताना चाहेंगे, जैसे कॉलर ने भी फ़ोन किया कि उनके लीवर में कुछ खराबी आ गई जी, तो उस समय क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपके आँखों के तरफ जो है पीलापन तो नहीं आ रहा है जी। अगर आँखों की तरफ पीलापन आ रहा है तो आप अपने लीवर की जाँच कराएं, और साथ ही जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो लीवर के हिसाब से टीबी की दवाई को मॉडिफाई करेगा। ओके। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, घबराना भी नहीं है। ओके। उसमें क्या होता है कि जो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं 2-3, उनको हम विड्रा करके फिर दोबारा सीक्वेंशियल से उसको स्टार्ट करते हैं। जी जी। उनमें देखते हैं कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायरेनिजिनामाइड में से 3 जो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग, जी जी जी, इनको कैसे हम रीअसेंबल करना है वो आपका डॉक्टर ही बता पाएगा, उसमें घबराना नहीं, लेकिन जाना डॉक्टर कुल मिला के डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि कैसे टीबी को कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर देश दीपक, आपके पास आऊँगा, लास्ट पैगाम आपकी तरफ से क्या रहेगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टीबी के, क्योंकि बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। आपको कोई भी अगर लंबे समय कोई दिक्कत चल रही है तो आप कोताही ना बरतें, अपने डॉक्टर को दिखाएं।
इलाज एक बार शुरू होने के बाद बिल्कुल रेगुलर लें। अगर इलाज से कोई दिक्कत आ रही है तो जाके अपने डॉक्टर को बताएं और रेगुलर लें, और आप इसका मुकम्मल इलाज है, आप बिल्कुल बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। और हम इससे जो जंग हमारी जारी है, हम बहुत जल्दी ट्यूबरक्लोसिस से जीत जाएंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसी हम दुआएं करते हैं समरीन कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर इतनी चीज़ें बताई, इसका कितने ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। टीबी ऐसा नहीं है कि टीबी हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़रा सा होशियार रहने की ज़रूरत है, ज़रा सा समझदार रहने की ज़रूरत है, ज़रा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी बातों को, उनके मशवरों को मानने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। फरहान जी, आप परमिट करें तो एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। जी बताएं। हमारी जो सरकार है या गवर्नमेंट है, उन्होंने ये टीबी का इलाज फ्री है बिल्कुल, उसके साथ साथ वो 500 रुपये पर मंथ भी मरीज को देते हैं। राइट। और कुछ अभी दिनों से, लास्ट ईयर से ऐसा भी देखा गया है कि वो दाल वगैरह भी 3 kg 4 kg पर मंथ उनको देते हैं 7 मंथ तक। ओके जी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आने में कोई हिचकिचाहट कहने ना का हो। मतलब ये है कि मतलब आपको बेदार होने की जरूरत है, हर एक इंसान को कोशिश करने की जरूरत तो है कि इससे हम जल्द से जल्द छुटकारा पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का। तो नाज़रीन, जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवालात पूछना चाहते हैं, तो हमें जल्दी से ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। टीबी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। 80% मामलों में ये बीमारी फेफड़ों को मुतासिर करती है। टीबी के मरीज को खांसते हुए हमेशा मुंह ढकना चाहिए। इम्यूनिटी कमजोर होने से भी टीबी हो सकती है। 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी या बलगम होने पर जांच जरूर करवाएं। टीबी 100% काबिले इलाज बीमारी है। इसके इलाज को कभी भी अधूरा ना छोड़ें। इम्यूनिटी मजबूत करने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। साफ सफाई का भी खास ख्याल रखें।